Hello, welcome, and assalamu alaikum on behalf of इनाफा अकाउंटिंग एजुकेशन व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर रिस्क मैनेजमेंट की सीरीज का दूसरा लेक्चर है। पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है कल, आज उसका दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 है, और फिर इसके बाद पार्ट 3 एंड पार्ट 4 रिस्क मैनेजमेंट के इस तरह से मल्टीपल पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे साथ अटैच रहें और आपको ये सारी की सारी वीडियोस टाइमली बेसिस पे मिलती रहें। सो व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से हमने पार्ट 1 में इसको छोड़ा था, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल। इससे पहले हम जो ERM का टॉपिक था, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। पहले हम उसकी डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं कि रिस्क किस किस कैटेगरीज में फॉल करता है ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। सो वी विल डिस्कस द स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल रिस्क। अगर आप स्ट्रेटेजिक रिस्क की बात करें, कैटेगरीज जो है रिस्क की, उसमें स्ट्रेटेजिक रिस्क, तो ये पिक्चर जो है ये बड़ी प्रॉपरली डिपिक्ट करती है, शो करती है कि व्हाट इज एक्चुअली द स्ट्रेटेजिक। दिस हैंड इज एक्चुअली गोइंग टू मूव समथिंग, ये अपनी एक चाल चलने लगा है, और ये चाल जो है आपको पता है कि शतरंज में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हामिल होती है कि आपको अपना पूरा एनवायरनमेंट का एनालिसिस करके फिर ये चलना पड़ता है कि आप जो चाल चल रहे हैं इसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं। सो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एक चाल आपके बादशाह को सामने ला सकती है। इसलिए अफेक्ट्स, ये ऐसे रिस्क होते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क विच एक्चुअली अफेक्ट्स ओवरऑल मिशन ऑफ द कंपनी, तो पूरी की पूरी कंपनी का मिशन एट स्टेक है। अराइज फ्रॉम द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है, लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस होते हैं, ऐसे डिसीजंस जिनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है, ये रिस्क उन डिसीजंस से अराइज होते हैं। It should be identified and assessed at senior management and board of director level। जाहिर सी बात है, जब एक रिस्क है अराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या उनके डिसीजन से होता है तो इसकी असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन और रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी भी वहीं पे बननी चाहिए। इसके लिए नॉर्मली पेस्टल एंड स्वॉट एनालिसिस यूज होता है, टेक्निक्स होती हैं। स्वॉट हमने प्रीवियस पार्ट 1 में डिस्कस की थी, रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो पार्ट 1 में। और पेस्टल एनालिसिस जो है एनवायरमेंटल एनालिसिस है, जो कि हम लोग किसी और टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। ये दो मॉडल्स हैं जो आप इन रिस्क को, स्ट्रेटेजिक लेवल के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स, दूसरी जो कैटेगरी है रिस्क की वो है ऑपरेशनल। ठीक है, ये डायग्राम आपको बता रही है कि दीज आर द एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन दीज गियर्स। ये ऑपरेशनल लोग हैं, ये एक्चुअली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। तो ऑपरेशनल रिस्क जो होते हैं, दे अफेक्ट्स द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे क्या रिस्क हो सकता है कि हो सकता है कंपनी आज के दिन का टारगेट अचीव ना कर पाए, हो सकता है कंपनी की जो क्वालिटी है आज के दिन प्रोडक्ट्स की वो बेहतर ना रहे। तो these are the risks which affect day to day operations। इसमें कौन कौन से रिस्क इंक्लूड करते हैं? फ्रॉड और एम्प्लॉई malfeasance, पुअर क्वालिटी प्रोडक्शन और लैक ऑफ इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन। इनपुट कम हो जाए, क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई एम्प्लॉई माल फंक्शन कर गया या malfeasance कर गया, कोई फ्रॉड हो गया ऑपरेशनल लेवल पे, ये आपके ऑपरेशनल लेवल के रिस्क हैं, बिकॉज दीज अफेक्ट्स द डे टू डे ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ द होल कंपनी। These can be managed by internal control systems। तो इनको आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दे के मैनेज कर सकते हैं। तो एक कैटेगरी है स्ट्रेटेजिक वर्सेस ऑपरेशनल, जिनको हमने डिस्कस कर लिया। मूविंग अहेड, बिजनेस रिस्क एक कैटेगरी है आपकी बिजनेस रिस्क की। व्यूअर्स, बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क एक्चुअली refers to the classic risk of the world of the business, such as uncertainty about demand for product। कि इसको हम प्रोडक्ट रिस्क भी एक एंगल से कह सकते हैं कि यार, मैं जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा हूँ पता नहीं वो बिकेगी भी नहीं बिकेगी, पता नहीं मार्केट में उसकी डिमांड होगी या नहीं होगी। सो यू सी, अ पर्सन इज डूइंग अ बिजनेस, ही इज मूविंग अहेड स्टेप बाय स्टेप, बट हु नोज कि इस स्टेप पे वो अपने टारगेट्स अचीव कर पाएगा या एक फायर उसका इंतजार कर रही है, देयर इज अ ह्यूज रिस्क वेटिंग फॉर हिम।
So this is called business risk. So we have multiple sort of business risk. बहुत सारे हमारे business risk होते हैं जो कि हमारे business को affect करते हैं, हमारे business के objectives की achievement में हायल होते हैं. उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से रिस्क हैं. उनमें एक है मार्केट रिस्क. Market risk actually belongs to the market. Risk which derive from the sector in which the business is operating and from its customers. जिस मार्केट में बिजनेस काम कर रहा होता है वो मार्केट बाजुकात एट रिस्क होती है. मार्केट बड़ी वॉलेटाइल होती है, उसमें बड़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं, डायनामिज्म बहुत होती है. तो ये रिस्क जो है ये कंपनी को भी अफेक्ट कर सकता है. इसी तरह कस्टमर्स की तरफ से भी कोई रिस्क आता है उसको भी हम मार्केट रिस्क ही कैटेगराइज करते हैं. फिर है प्रोडक्ट रिस्क. प्रोडक्ट रिस्क जो है एक्चुअली कम्स फ्रॉम द प्रोडक्ट इटसेल्फ. ये जो इनोवेटिव सी प्रोडक्ट आपने बनाई है, पता नहीं लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, कस्टमर शायद ना बाय करें इसको, या जो डिमांड है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की मे बी वो अनएक्सपेक्टेडली डिक्लाइन हो जाए. कोई भी कंपेटिटर नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, उसके वजह से हमारी डिमांड डिक्लाइन कर जाए. सो दैट्स कॉल्ड अ प्रोडक्ट रिस्क. तो मार्केट रिस्क हो या प्रोडक्ट रिस्क हो, इवेंचुअली इट अफेक्ट्स द बिजनेस. सो इसको हम कह सकते हैं कि ये आगे सब कैटेगरीज है बिजनेस रिस्क की. मूविंग अहेड विद द बिजनेस रिस्क, इसकी फर्दर कैटेगरीज भी डिस्कस करते हैं. इसमें एक कमोडिटी प्राइस रिस्क आ जाता है. कमोडिटी प्राइस रिस्क क्या है कि आपकी जो कमोडिटीज की प्राइसेस हैं उनमें अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज या डिक्रीज वो आ जाता है. देयर इज अ चांसेस कि आपकी कमोडिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो उसकी प्राइसेस से रिलेटेड रिस्क हर वक्त जो है वो बिजनेसेस के साथ अटैच रहता है. देन इज द प्रोडक्ट रेपुटेशन रिस्क. बाज़-औक़ात होता है ना कि हम स्टार्स लगाते हैं, हमारी प्रोडक्ट को स्टार दें, तो रिस्क है कि शायद आप 5 स्टार ना हासिल कर पाएं, शायद आप 4 स्टार भी ना हासिल कर पाएं. तो सम कंपनीज रिलाई हैवीली ऑन ब्रांड इमेज. तो ब्रांड इमेज जो है आपका इन स्टार्स से शो होगा. एंड प्रोडक्ट रेपुटेशन एंड एन एडवर्स इवेंट कुड पुट इट रेपुटेशन एट रिस्क. और कोई भी एक एडवर्स इवेंट हुआ तो वो उसकी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा रिस्क पे रख सकता है और उनकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है. देन कम्स द क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क आपको पता है कि कस्टमर से रिलेटेड होता है कि हमारा कस्टमर कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए, नॉन पेमेंट ना हो जाए, लेट पेमेंट ना हो जाए. कि ह्यूज मेजर कस्टमर है, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो उसकी वजह से गोइंग कंसर्न भी कंपनी का एट स्टेक हो सकता है. मूविंग अहेड विद द सेम बिजनेस रिस्क कैटेगरीज, एक करेंसी रिस्क. करेंसी रिस्क एक्चुअली रिलेट है मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, वैल्यू ऑफ द करेंसी इन रिलेशन टू अनदर, डॉलर टू पाउंड, पाउंड टू डॉलर, रुपी टू डॉलर. कहीं डॉलर का रेट बढ़ ना जाए, कहीं कम ना हो जाए. सो ये सारे के सारे रिस्क जो हैं ये करेंसी के साथ एसोसिएटेड हैं जो कि इवेंचुअली हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज सब कैटेगरी ऑफ द बिजनेस रिस्क एज वेल. देन इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है ये है कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स और लॉसेज अराइजिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ राइज और फॉल इन द इंटरेस्ट रेट. whenever government changes the interest rate, तो देर इज अ रिस्क यार, या तो हमें कोई अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो जाएंगे या अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाएंगे. अगर रिस्क वो इंटरेस्ट रेट कम होता है तो डेफिनेटली हमें गेन्स होंगे. अगर हम इन्वेस्टमेंट की जा रहे हैं और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर हमें बैंक्स में पैसा रखवाना पड़ेगा क्योंकि बाहर इन्वेस्टमेंट में हमें लॉसेस भी हो सकते हैं. So moving political risk. Political risk actually depends on the political situation of the company. अगर बड़ी unstable situation है किसी भी और मुल्क में, कंट्री में, तो उसमें businesses जो हैं वो बड़े at stake होते हैं. It depends to a large extent on the political stability in the country in which an organization operates. तो जितनी political stability होगी उतने ही ये risk जो हैं कम होंगे. नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी रिस्क की, दैट इज लीगल रिस्क. लीगल रिस्क कम्स फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ द लीगल एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन. कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ना ले लिया जाए. किसी भी वजह से कोई एम्प्लॉई ले सकता है या कोई कंपेटिटर ले सकता है या कोई सप्लायर या कोई कस्टमर, कोई भी कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है. सो दैट नोन एज लीगल रिस्क. फिर है रेगुलेटरी रिस्क. रेगुलेटरी रिस्क क्या है कि इट अराइजेस फ्रॉम द पॉसिबिलिटी that regulations will affect the way an organization has to operate. आपकी बाज़-औक़ात लोकल रेगुलेशंस होती हैं, बाज़-औक़ात आपकी किसी एक एससीसीपी की रेगुलेशंस आ सकती हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशंस की.
तो वो हो सकता है ऐसी रेगुलेशन आ जाए जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली वो अफेक्ट कर सकती है. सो दैट्स नोन एज रेगुलेटरी रिस्क. एंड इज द कंप्लायंस रिस्क, द रिस्क ऑफ लॉसेस, पॉसिबली फाइन्स रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन कंप्लायंस विद लॉज और रेगुलेशंस. के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो ना करें, डेडलाइंस मीट ना करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली सबमिट ना करवाएं, तो हमें टैक्स जो है उन वो रिटर्न्स टाइमली सबमिट ना करवाएं, तो वी कुड बी पेनलाइज्ड विद द फाइन. तो रिस्क है कि नॉन कंप्लायंस की वजह से हमें फाइन्स भी हो सकते हैं. Moving ahead with the same category is the technology risk. Technology risk क्या है कि technology might change. मार्केट में हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं शायद मार्केट में उससे कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए और हमारे एम्प्लॉयज शायद उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो दैट्स अ टेक्नोलॉजी रिस्क जिसकी वजह से हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा. Then comes the economic risk. Economic risk is relates to the whole economy. The risk facing organization from changes in economic conditions, such as economic growth or recession. ग्रोथ हो जाए या रिसेशन हो जाए, वो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती हैं, बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं. गवर्नमेंट स्पेंडिंग पॉलिसी चेंज हो जाए तो उससे बिजनेस अफेक्ट होते हैं. गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जिस सेक्टर में इन्हांस हो जाए उस सेक्टर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा निकल आती हैं, जहाँ पे वो कम हो जाए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं. टैक्सेशन पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स एंड इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंडीशंस, ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं. इनसे रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं, कोई भी फैक्टर जो है उसमें चेंज आ जाए तो देयर इज एन इकोनॉमिक रिस्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. Then comes the environmental risk. So you see, this is the environment which we must serve for. But हम लोगों ने क्या किया है, environment का ये हाल कर दिया है. No greenery, pollution and etc. So we have to focus on this. It's a huge risk जो कि न सिर्फ हमें बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी तबाह कर रहा है. So environmental risk क्या है? Risk arising due to environmental effects of its operations such as pollution etc. हम अपने operations की वजह से business जो run कर रहे हैं उसकी वजह से कोई pollution होती है तो उन pollution की वजह से environment affect हो रही है, या हम लोग कोई ऐसे renewable जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनको रिन्यू नहीं कर रहे. हम दरख्त यूज़ करते हैं, दरख्त काटते हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए, लेकिन दोबारा हम उतने दरख्त उगा नहीं रहे हैं. तो हम अपनी इन्वायरमेंट को, ना सिर्फ इन्वायरमेंट को बल्कि आने वाली नस्लों को भी हम लोग तबाह कर रहे हैं. Moving ahead is the health and safety risk. Health and safety risk, as you know, कोई hazardous activity, कोल माइनिंग है, दैट कैन गिव राइज टू इंजरी और द लॉस ऑफ लाइफ. कोल माइनिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे आपको पता है ब्लास्ट होते हैं, तो देर इज़ अ रिस्क के अगर कोई बंदा जो है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस या किसी भी वजह से उसको इंजरी होने का चांस जो है वो हर वक्त रहता है. सो यू हैव टू टेक द करेक्टिव मेजर्स, कंट्रोल एक्शंस. Then is the probity risk, business probity risk. Business probity risk क्या होता है? It is related to the governance and ethics of the organization. कितने ethical लोग हैं, जितने ethical होंगे उतनी ही probity उनकी बढ़ेगी, उतनी ही honest organization count होती है वो. जितना वो governance के principles को follow करेंगे उतनी ही उनकी integrity में इजाफा होगा. Then is the derivative risk. There are different derivatives company जिसमें डील करती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिफरेंट, उनकी वजह से उनमें चेंजेस आने की वजह से जो रिस्क आते हैं उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव रिस्क. Then there are an entrepreneurial risk. So entrepreneurial risk क्या? The person is actually taking a risk, moving from this side to another side. इस साइड पे कोई उसके लिए रिवॉर्ड हो सकता है. डेफिनेटली जब वो इतना रिस्क ले रहा है तो देयर मस्ट बी सम रिवॉर्ड. तो एंटरप्रेन्योरियल रिस्क क्या होता है कि these risks are associated with any new business venture or opportunity. कोई भी नया business venture, कोई opportunity आप explore करते हैं, so he doesn't know what is on the other side, but he is taking risk. He can get a high reward as well, but high risk as well. हो सकता है कुछ भी ना मिले और अपना सब कुछ गवा बैठे. So that's why this is called entrepreneurial risk. Then comes the financial risk. Financial risk comes under the two further headings. एक है आपका gearing risk और एक है आपका
liquidity risk. Gearing risk है risk arising from exposure to high financial gearing and large amounts of borrowings. कंपनी जब बहुत heavily borrow कर लेती है तो कंपनी हाई रिस्क पे होती है, उसको हम कहते हैं गियरिंग रिस्क. लिक्विडिटी रिस्क क्या है कि कंपनी शायद अब उसके पास इतने सफिशिएंट कैश फ्लोज ना हो कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज को भी मीट कर पाए. दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क. दीज बोथ constitutes the overall financial risk of the company. So these were categorization of the risks. Then comes business risk की categorization अगर हम करें तो normally वो दो किस्म के होते हैं, generic और specific. Some are generic risk, some are specific risk. Generic risk कौन से हैं? ऐसे risk हैं जो तमाम businesses को at a time affect करते हैं. These are not specific to one business. Then these include changes in the interest rates. Market में economic conditions change होगी, interest rates change हो गए, tax rates change हो गए, कंपनी लॉ जो है उसको किसी ने फॉलो नहीं किया, या पुअर यूज ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये ऐसे रिस्क हैं जो कि ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, और जाहिर है उसमें ऑलमोस्ट हर कंपनी अफेक्ट होती है. वो अलग बात है कि हर कंपनी पे अफेक्ट डिफरेंट होता है. For example, a company with substantial borrowing will be affected more by increase in interest rate. अगर interest rate बढ़ता है तो कैसी कंपनी जिसने बहुत ज़्यादा borrowing की है डेफिनेटली उस पर ज़्यादा अफेक्ट होगा, और जिसने कम की है उस पर कम अफेक्ट होगा. इसी तरह कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विल बी मोर एट रिस्क. अगर कोई लेजिस्लेशन आ जाती है जो कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट से रिलेटेड लेजिस्लेशन आती है कि आपने इनको इस हद तक प्रोटेक्टिव बनाना है कि ये किसी की आंखों को नुकसान न दें, तो डेफिनेटली ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है शायद उनकी कॉस्ट बढ़ जाए, उनको उसमें फर्दर प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं वो लेने पड़े. स्पेसिफिक बिजनेस रिस्क कौन से होंगे? ऐसे रिस्क जो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर के हिसाब से वेरी करते हैं, हर इंडस्ट्री में डिफरेंट नेचर के होते हैं. सोर्सेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज रिस्क आर द बिजनेस पेजेस ऑफ क्वालिटी न्यूज़पेपर और देयर एसोसिएटेड वेबसाइट्स. हम डिफरेंट न्यूज़पेपर जो क्वालिटी न्यूज़पेपर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनको असेस करके देख सकते हैं कि इस वक्त किस बिजनेस को किस किस्म के रिस्क का सामना है. Next is the risk identification, categories and risk relationship. No, relationship के हवाले से अगर हम risk की बात करें तो there are two types of risk. एक है related risk, where two risks have a common cause. Related risk हम कहते हैं जहाँ पे दो risks होते हैं, रीजन सेम है, एक रीजन की वजह से दो रिस्क अराइज हो गए हैं. और एक होते हैं आपके कोरिलेटेड रिस्क के एक रिस्क अराइज हुआ उसकी वजह से दूसरा होगा. अगर दो रिस्क अराइज हों विद द सेम कॉज, एक काम हुआ उससे दो रिस्क अराइज हो गए. फॉर एग्जांपल एक आपने प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए तो उससे क्या है, एक हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क अराइज हो जाएगा, एम्प्लॉय की इंजरी का चांस है, साथ लीगल रिस्क भी अराइज हो सकता है, वो आपके अगेंस्ट लिटिगेशन में भी जा सकता है अगर उसको इंजरी ज्यादा होती है. तो आपने एक एक्शन लिया कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स सही नहीं लिए जिसकी वजह से दो रिस्क एट ए टाइम आपके अराइज हो गए हैं. सो दीज बोथ रिस्क आर रिलेटेड रिस्क. वेयरएज कोरिलेटेड रिस्क क्या होता है कि आप एक रिस्क लेते हैं जिससे दूसरा रिस्क जो है वो बढ़ जाता है. फॉर एग्जांपल आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे पैसा लगाते हैं, तो उससे डेफिनेटली आपका जो लिक्विडिटी आपने एक नया नॉन करंट एसेट लिया, उससे आपकी लिक्विडिटी जो है, आपने एंटरप्रेन्योरियल रिस्क लिया लेकिन साथ ही साथ आपका कैश कम हो गया है जो विच कैन इंक्रीज टू अ लिक्विडिटी रिस्क. इसी तरह अगर आप लोन लेते हैं, लोन जो है दैट कैन इंक्रीज नॉट ओनली टू द गियरिंग ऑफ द कंपनी बट एज वेल एज इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ जाएंगे, जिससे इंटरेस्ट रेट्स रिस्क भी बढ़ेगा. दैट इज नोन एज रिलेटेड रिस्क. सो जो कोरिलेटेड हैं उनकी कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव कोरिलेशन से क्या मुराद है कि एक अगर गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा, यानी एक अगर नेगेटिव रिस्क है तो दूसरा भी नेगेटिव रिस्क होगा, और अगर एक रिस्क बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. और नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है. अब ये पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल हम लेते हैं. डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल इन 2010 clearly had a huge environmental impact but also severely affected BP's reputation.
वो ऑयल स्पिल जो हुआ था उससे इन्वायरमेंटल रिस्क भी अराइज हुआ, साथ ही साथ ब्रिटिश पेट्रोलियम को रेपुटेशनल रिस्क भी उसका बढ़ा। सो एक रिस्क के बढ़ने से दूसरा बढ़ा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली कोरिलेटेड रिस्क। और दूसरा है नेगेटिवली कोरिलेटेड रिस्क। बीपी स्पेंड्स मोर मनी टू लिमिट द रिस्क ऑफ, अब उन्होंने इन्वायरमेंटल रिस्क को कम करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनके कैश रिजर्व्स कम होना शुरू हो गए और वो फाइनेंशियल रिस्क की तरफ मूव करना शुरू हो गए। यानी आप देखें कि एक रिस्क कम करने की कोशिश की जिससे दूसरा रिस्क बढ़ गया। सो दैट्स कॉल्ड अ नेगेटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेटेड रिस्क। सो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम मूव करेंगे, वी विल कंटिन्यू दिस रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक। हमारे साथ लगे रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी लेक्चर या वीडियो मिस ना करें। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।